नमस्कार, मैं हूं सुनील आलाखंडी और स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ और व्यूज़ में। वंदे मातरम। आज मैं एक बार फिर से बंगाल के चुनावों की बात करूंगा। कल बंगाल के चुनाव में पहला चरण का मतदान हुआ और इसमें करीब 30 सीटों का पर मतदान हुआ। अगला चरण, जैसा कि आपको मालूम है, 1 अप्रैल को होगा। अब इस 30 जो सीटें थी, ये मुख्यतः ऐसी सीटें थी जहाँ पे शायद भाजपा का पल्ला भारी माना जाता था। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य हैं जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो इसमें कि पिछले जो 2016 और 2019 में मतदान हुआ था, उससे कुछ अधिक मतदान हुआ है। तो ये एक विषय है जो कि विश्लेषकों का या राजनीतिक दलों के लिए सोच का है कि इस अधिक पर मतदान का क्या अर्थ है। दूसरी ये बात है कि कल ममता बनर्जी का एक फ़ोन टेप मार्केट में आया, मीडिया पे दिखाया गया, जिसमें वो नंदीग्राम में एक किसी जिला उपाध्यक्ष से बात कर रही थी और उनसे कह रही थी कि आप वापस हमारी पार्टी में आ जाइए और हमारे लिए काम कीजिए। और जो ऐसा वैसा काम होता रहता है वो तो सभी करते रहते हैं। और इसके बाद उन्होंने शायद उनको एक तरह से धमकी भी दी, ऐसा पत्रकारों ने या टीवी चैनल्स ने बताया, क्योंकि बंगाली में उनका कन्वर्सेशन था जो मैं समझता नहीं हूँ। खैर, ये दो बात थी। दूसरी बात पे पहले चर्चा करते हैं कि दूसरी बात के साथ ही एक बात और ये है कि आज ममता बनर्जी नंदीग्राम में आ गई है और 1 तारीख को जो वहाँ पर मतदान होगा उसके लिए उन्होंने वहाँ अपना डेरा जमा लिया। यानी उनको पूरा कंसंट्रेशन अपनी सीट को जीतने के लिए लगाना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो वहाँ पर शायद एक संभावना देख रही है कि वो उस सीट पर हार जाएं या हार अपनी उनको नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी ब्रदर्स बहुत मजबूत हैं और अभी तक जीतते आए हैं। यहाँ तक कि जब शायद वाम मोर्चे की सरकार थी तो भी यहाँ से अधिकारी ब्रदर्स ही जीतते थे। तो ये तो एक ममता बनर्जी की घबराहट दिखाती है, जो कि मैं आपको बीजेपी समर्थक पत्रकारों की और का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। दूसरा जो कि है, जो ममता समर्थक पत्रकार हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव प्रचार करेगा और वो उससे ये सिद्ध करना चाहती हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कितनी अटैच्ड है और वो कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रही है। तो उस इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी जीत को और भारी, यानी एक तरह से क्लीन स्वीप करना चाह रही हैं। तो ये अपने अपने दलों का एक इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो उन्होंने वो बात की उस कार्यकर्ता से या उस जिला उपाध्यक्ष से, वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी घबराई हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही जुझारू और लड़ाका लेटा है, मतलब फायर ब्रांड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो यूँ हार मानने वाली नहीं है और वो इन 3 दिनों में अपनी तरफ से हर वो पैंतरा अपनाएगी जिससे कि वो जीत हासिल कर सके। एक तो पैंतरा जैसा उन्होंने था कि वो एक कहानी गढ़ी थी कि उनके ऊपर हमला हुआ और वो उसके बाद भी उनकी चोट कितनी गंभीर है या फ्रैक्चर हुआ या मोच मामूली मोच आई, इसका अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि उनकी कितनी गंभीर चोट थी और उनको कितने दिन का लिए प्लास्टर या पट्टा बांध रखना पड़ेगा। ये हो सकता है उनका एक प्रशांत किशोर का एक चुनावी स्ट्रेटजी हो कि वो पट्टा, अगर जब तक वो सीट कुर्सी से बैठ पे व्हील चेयर पे बैठ के ही प्रचार करेगी, शायद उनको ज़्यादा वोट मिले या उनके वोट अपनी तरफ से जो है, जो बीजेपी की तरफ खिसक रहे हैं, वो ना खिसकें। खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि अब इसमें 30 सीटों में दोनों पार्टियां इसमें से 26 से 27 सीट जीतने की बात करें, जो कि नेचुरल भी है। दोनों ही पार्टियां क्लेम करेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 मई को करीब मतगणना शायद 8 बजे शुरू होगी, तो 11-12 बजे तक भी पार्टियां यही दावा करेंगी कि हम जीतेंगे, क्योंकि तब तक आप ये कहते हुए कि अभी आप ये पूरा चुनाव की मतगणना नहीं हुई है, तो हम जब एंड में आएंगे, आप एंड रिजल्ट देखिए, हम ही जीतेंगे। ये दोनों पार्टियां क्लेम करेंगी 11 बजे। तो आज की तारीख में दोनों पार्टियों की तरफ से क्लेम करना कि 30 में से 26 में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा चुनावों में होता रहता है, तो इसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है। फिर भी टीवी चैनल्स इस बात पे, टीवी पत्रकार इस अपने समर्थकों को, टीएमसी समर्थकों और बीजेपी के समर्थकों को बाद में डिस्कशन करा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। अब रही पत्रकारों की बात, पत्रकार अपनी तरफ से अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं, जिसको राजनीतिक विश्लेषण या चुनाव विश्लेषक मानते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी न्यूट्रल नहीं होता है।
जब आप, चाहे आप ओपिनियन पोल करो या किसी चुनाव में आंखों देखी हाल देखने के बाद भी आप उसका विश्लेषण करो, आप देख रहे हो भीड़ आ रही है, बीजेपी की सभाओं में कितनी भीड़ आ रही है, कांग्रेस की सभाओं में कितनी भीड़ आ रही है, और ममता बनर्जी की सभाओं में कितनी भीड़ आ रही है, वो सब देख लेंगे। लेकिन उसके बाद भी उस भीड़ को वो सोचते हैं, वो उसके हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि आपको कोई गणित में आपको कोई सवाल नहीं आता था, मुश्किल सवाल होता था अलजेब्रा में, तो आप पहले उसका आंसर देख लेते थे और फिर उसकी तरह से ही उसका जो एंड पे आंसर होता था उसकी तरह से बैकवर्ड वर्क करके और आप अपनी कहानी बनाते थे, अपने स्टेप्स बनाते थे। तो ऐसे ही ये पत्रकार करते हैं, ये पहले ही एक रिजल्ट अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस ओपिनियन पोल में या इस एग्जिट पोल में ये रिजल्ट देना है। उसके बाद वो उसका वर्कआउट करके और उसकी डिटेल परसेंटेज ऑफ वोट्स और ये और वो सब उसमें कहानियाँ गढ़ देते हैं। तो वो भी जो भी विश्लेषक होते हैं, चाहे चुनाव विश्लेषक हो चाहे ओपिनियन पोल वाले हो, वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं उनकी जो झुकाव होता है जिस पार्टी की तरफ, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब आप देखिए, मोदी लहर थी 350 सीट के करीब, एनडीए ने 2019 में सीटी थी, किसी भी चुनाव ना प्री पोल में दी थी ना पोस्ट पोल में दी थी। और इसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि एक जो बहुत ही अपने आप को वाम पत्रकार या लिबरल पत्रकार मानते हैं और बहुत ऊंचे दर्जे के अंग्रेजी चैनलों के पत्रकार हैं, शेखर गुप्ता, उन्होंने बाद में एक मीटिंग में कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे कि लाभार्थी जो विभिन्न योजनाओं के हैं, जो घर बांटने की योजनाओं के हैं, जो महिलाएं जिनको गैस कनेक्शन मिले हैं या बिजली की जो आपूर्ति वो बराबर हुई है या शौचालय बने हैं, ये सब हम देख रहे हैं। इसका जिन लोगों को मिल रहे हैं वो खुश हैं, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको ये आशा है कि उनको भी मिल जाएगी। ये हम देख रहे थे, लेकिन हम ये मानने को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है और इसका वोटों पे असर पड़ेगा और बीजेपी जीतेगी। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो विश्लेषक होते हैं, ये एक एंड रिजल्ट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद फिर से उसकी कहानी सुनाना करते हैं। ऐसा मैं बताता हूँ, इस चुनाव में क्या होगा मुझे मालूम नहीं। जैसा मैं सुन रहा हूँ, कुछ डायरेक्ट पत्रकार जो ज़मीन से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें भारी है। इसका अब जैसे बात कीजिए कि चुनाव में परिणाम वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुई, पिछले से थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई, तो वो कहते हैं कि इतना तो मामूली, इतनी तो बंगाल में एक सिस्टम ही है, मतलब हाई वोटिंग परसेंटेज होती है। तो अब इसमें जो बीजेपी समर्थक हैं, पहले तो अपन ममता समर्थकों की बात करें तो ममता समर्थक कहते हैं कि 2016 में भी इतनी वोटिंग हुई थी और हम जीते, तो इस बार भी चूँकि हाई वोटिंग होती है तो हम जीतते हैं, तो इसमें हम ही जीतेंगे। ये पत्रकार उसको उस तरह से अपने रीज़न बताने लगते हैं। अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी समर्थित पत्रकार ये कहेंगे कि जो 2016 में वोटिंग हुई थी वो फर्जी वोटिंग थी, उसमें असली मतदाता को मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने दिया गया था। यहाँ तक कि कल कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि उन जिस मल्टी स्टोरी में कलकत्ता में वो रहते हैं, उसमें आके लोगों को बोल दिया गया था कि आप मतदान के दिन आप कोई नहीं उतरोगे और आपका वोट हम दे देंगे। तो बीजेपी का मानना है कि ये जो वोटिंग हुई है ये एकदम जेन्युइन वोटिंग हुई है और जेन्युइन वोटिंग में हम अपने मतदाताओं को मतदान तक ले जाने में सफल रहे हैं और नतीजे के तौर पे हम ही जीतेंगे। क्षमा कीजिए, थोड़ा व्यवधान आया था बिजली के जाने की वजह से। खैर, तो ये तो था दो दलों का, यानी ममता समर्थक लोग और पत्रकार, और जो बीजेपी समर्थक पत्रकार कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक और तीसरे पत्रकार का मैंने भी कमेंट सुना था, जो कि जो कि घोर मोदी विरोधी हैं। उनको एक पत्रकार समूह में, आपको याद होगा, उनकी केजरीवाल से भी कुछ नोकझोंक हुई थी कंटेंट के बारे में कि ये छुपा लें और यह दिखा लें, और उनको घोर मोदी विरोध के चलते ही शायद उनका ऐसा मानना है कि उनको एक चैनल से बाहर निकाल दिया गया था। उनका कहना है कि वो मानते हैं कि 30 सीटों में 6-6 7-7 सीटों पर तो टीएमसी और बीजेपी का जोर है, लेकिन बाकी जो जंगल महल जो बड़ा क्षेत्र है जहाँ से ज़्यादातर सीटें आ रही है, वहाँ पर उन्होंने देखा है कि पिछले कई सालों से, हालांकि बैठे बैठे वो दिल्ली के एसी अपने चैम्बर ऑफिस में ही रहे होंगे, कि जो वाम दल है उसके वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे पुनरुत्थान हुआ है और वहाँ पर
जो कार्यकर्ता हैं उनके वो वापस काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, और ये जो इंक्रीज्ड वोट परसेंटेज है ये उनकी वजह से है, क्योंकि वहाँ पर वाम दल ने अपने पंथी कार्यकर्ताओं ने, वाम कार्यकर्ताओं ने निकाला है अपने मतदाता को, और भारी संख्या में वहाँ पर वाम दलों यानी जो तीसरा मोर्चा है कांग्रेस का, फुरफुरा शरीफ का, और लेफ्ट फ्रंट है जिसको यूपीए भी नहीं कह सकते, उसके पक्ष में ज़्यादा वोट हुआ है, और इससे डेफिनेटली बीजेपी को नुकसान होगा। और यदि वामपंथ के वहाँ जीत नहीं होती है तो ममता बनर्जी उन सारी सीटों पे जीत जाएंगी। तो ये तो वामपंथी पत्रकार है, और एक्चुअली में देखा जाए तो वामपंथी पत्रकार या दक्षिणपंथी पत्रकार कोई होता नहीं है, केवल ओपिनियंस होती हैं, उनकी अपनी ओपिनियंस होती है, उनके अपने बायस होते हैं, उसका आइडियोलॉजी से भी कोई लेना देना नहीं होता है। यदि उनको कभी मोदी जी के द्वारा या फिर कांग्रेस और लेफ्ट के द्वारा उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाया गया है, उनको कोई अवार्ड वगैरह मिला है, तो वो उसका समर्थन करने लगते हैं, अन्यथा वो मोदी जी का विरोध करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मोदी जी की तरफ रहते हैं, उनका भी आइडियोलॉजी से कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन हाँ, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि फुटबॉल का मैच आप देख रहे हैं और ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में मैच है, तो उनमें से भले कोई जीते, आपका उनका टीम से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक टीम के उसमें से सपोर्टर होते हैं। फिर उसके पीछे आप 17 दलीलें देते हैं कि उस टीम में मेसी खेल रहा है इसलिए मैं उसका समर्थन हूँ, या उसमें दूसरा मैराडोना खेल रहा था तो इसलिए मैं उसका समर्थक था। ये सब कहने की बातें होती है। केवल इतना सा होता है कि आपको वो टीम अच्छी लगने लगती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और आप उस तरह होते हो। इसी तरह ये वाम पत्रकार वाम ही नहीं होते हैं, ये केवल आज की तारीख में तो वाम और लिबरल पत्रकार, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट लिबरल्स, दो वो लोग हैं जो मोदी का विरोध करते हैं, और बाकी जो मोदी के समर्थन में उनको राइटिस्ट कहते हैं। उसका कारण कुछ नहीं होता है, उनकी लाइकिंग होती है। आपके भी अगर आप मोदी को वोट देना चाहते हैं या मोदी को नहीं वोट देना चाहते हैं, तो केवल आपको मोदी पसंद है इसलिए आप मोदी को वोट देते हैं, या मोदी नापसंद है, आप मोदी को से घृणा करते हैं इसलिए आप उसको अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं। तो इसका इतना सा एक्सप्लेनेशन है। तो जैसा एक अंग्रेजी में कहा था कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। सो ये लोग केवल इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन को, और वो भी अपनी बायस के अनुसार। तो आप निश्चिंत रहिए, आप चाहे कितने प्री पोल एनालिसिस देखिए, कितने भी इनके सुनिए, हाँ ज़रूर आपको इनके एनालिसिस की पावर आपकी ज़रूर बढ़ जाएगी, आपकी लॉजिक की पावर बढ़ जाएगी। आप इनको सुनोगे कि कैसे एक गलत चीज़ को कैसे सिद्ध किया जा सकता है सही, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ओशो का मैं काफ़ी सुना हूँ, उन्होंने पिछले अपने वीडियो में भी ओशो का किया था। ओशो ने कहा था कि लॉजिक एक वेश्या की तरह है, उसको आप किसी के साथ भी वो जोड़ दो तो वो उसके साथ ही उस चीज़ को प्रूव कर देगा। सेम लॉजिक से आप किसी चीज़ को सही भी प्रूव कर सकते हैं, सेम चीज़ से आप उसी चीज़ को गलत भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये केवल जो एनालिसिस आता है, जो अनुमान आते हैं, ये सब इतने ही होते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं होते हैं। इसलिए असली जो रिज़ल्ट आएंगे वो तो 2 तारीख को ही आएंगे जब ईवीएम खुलेंगी। और हाँ, ईवीएम के बात में नाम पे याद आया मुझे कि शुरू से सुबह से ही कल ममता बनर्जी या टीएमसी के लोगों ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि एक पर्टिकुलर मतदान केंद्र में कमल पे टीएमसी को वोट दबाओ, और उसकी पर्ची जो एवीपैट की है वो पर्ची बीजेपी की निकल रही है, यानी कमल की निकल रही है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने वहाँ वोटिंग रोक दी गई, हल्ला गुल्ला हुआ। लेकिन जो वहाँ पर जो एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ईवीएम मशीनों में ख़राबी हुई थी जो कि नेचुरल है, और उनको तुरंत रिप्लेस भी कर दिया गया था। खराबी का मतलब ये नहीं, इस तरह की खराबी नहीं थी कि उससे आप वोट एक पार्टी को डालो और दूसरे को जा रहा है। तो ये फिर ये सब बताता है कि डेस्परेट है ममता बनर्जी की टीएमसी, और वो हार का अभी से ही अपना जस्टिफिकेशन तैयार करने में लग गई है। तो ये तो फिलहाल बंगाल के चुनाव की स्थिति है। ममता बनर्जी अगले 3 दिन तक, 1 तारीख तक यानी नंदीग्राम में रहेगी अपनी सीट बचाने के लिए। वैसे तो
उनका ये एक और एम्बिशियस स्टेप था कि वो अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर आ गई। उसमें भी जैसा मैंने कहा दो राय है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक उनका बोल्ड डिसीजन था और कुछ लोग कहते हैं कि वो भगोड़ा के तरह है, कि उनको वहाँ से भागना था, भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ना था, क्योंकि वो एक बेसिकली नॉन बंगाली हिंदू गुजराती मारवाड़ियों की सीट है और वहाँ पर उनका पिछली बार भी 50,000 से मार्जिन 10-11 हज़ार रह गया था, तो वहाँ भी अपने को वो उस सीट को सुरक्षित नहीं पा रही थी। लेकिन अगर इंटेलिजेंट होती वो, या फिर कुछ अपने स्टेट इलेक्शन स्टडीज़ की बात सुनती, तो वो वहाँ से भी लड़ती और इसको एक सेकेंडरी चैलेंज के रूप में थ्रो करती, जो कि वो नहीं कर पाई। उन्होंने केवल ये दिखाने की कोशिश की कि मैं कहीं से भी जीत सकती हूँ, मैं ये भी पावरफुल हूँ, क्या नहीं, मैं एंकर आपको कहीं भी ले आ सकता है। तो ये तो 2 तारीख को ईवीएम जब खुलेगी तभी पता लगेगा। तब तक मैं और भी आपको वीडियो दूसरे विषयों पे देता रहूँगा। आपको मुझे आशा है पसंद आया होगा, और जब पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और फिर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।